Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 19 February 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो यहाँ पर हमारी पहली न्यूज़ है एयर इंडिया जंबो ऑर्डर बेयर पायलट बेंच. नाउ वी ऑल नो दैट कि एयर इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं. अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि अगर हम प्रेजेंट में भी देखें, एट प्रेजेंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जो पायलट्स हैं उनकी यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है. क्या जो हमारे पायलट्स हैं उनकी यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर यहाँ पर हमें 7,000 से लेकर 8,000 तक पायलट्स की यहाँ पे नीड होगी. इट मीन्स अगर हम हर साल 700 to 800 पायलट्स को यहाँ पे क्या करें, उनका यहाँ पे रिक्रूट करें, तब जाके ये जो हमारी डिमांड है वो यहाँ पर पूरी होगी. तो यहाँ पर ये जो 470 एयरक्राफ्ट हैं इनको फ्लाई करने के लिए हमें 7,000 to 8,000 पायलट्स की यहाँ पे ज़रूरत होगी. अब ये एक थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से ये सारी प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट की. जो पायलट्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा. ओके, तो इसमें इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स गेट्स नॉट ड्यूज ऑफ स्टेट्स क्लियर. अब यहाँ पे क्या है, जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल था उसको नॉट मिल गया है. अब यहाँ पे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया जाएगा और स्टेट के जितने भी ड्यूज थे, है ना, स्टेट के जितने भी जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज थे उन्हें यहाँ पर क्लियर किया जाएगा. अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल. ठीक है, जीएसटी काउंसिल है, इसके बारे में हम समझेंगे. उसके बाद जो हमारी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे. तो पहले हम न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है, हमारा कंटेस्ट क्या है. कि तो देखिए, जीएसटी काउंसिल ऑन सैटरडे रीज अबाउट कंसेशन ऑन अ लॉन्ग अवेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. ये जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल था ना, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है कि इसका आप क्या कीजिए, इसको कॉन्स्टिट्यूट कीजिए. ठीक है ना, तो अब इसको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है. अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को यहाँ पे बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा. जिसमें क्या होगा, जितने भी मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो जब से ये हमारी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम आई है तो इसके अंदर बहुत सारे जो केसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो हमारे कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं. तो उनको सॉल्व करने के लिए, है ना, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम के कारण जो केसेस डिस्प्यूट आते थे वो डायरेक्टली कहाँ जाते थे, हाई कोर्ट्स में जाते थे. और जो भी हमारा जुडिशली फोरा है ना, जुडिशरी के पास ये सारे इश्यूज जाते थे. तो इससे क्या हो रहा था, हमारी जुडिशरी के पास आपको पता है कि ऑलरेडी कितना ज़्यादा बर्डन है. तो यहाँ पर क्या किया गया है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसके कारण जितने भी यहाँ पे टैक्स रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स जो रिजीम है इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में यहाँ पे रिजॉल्व किए जाएंगे. ओके, पहली चीज़ ये होगी. दूसरी चीज़, यहाँ पे स्टेट के जितने भी ड्यूज हैं, है ना, तो यहाँ पे ये कहा है कि काउंसिल ने कहा कि ऑल्सो अनाउंस दैट सेंटर वॉज रिलीजिंग जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज टू स्टेट अमाउंटिंग टू 33,506 करोड़ रुपीज़ ऑन सैटरडे. अब यहाँ पे स्टेट के मतलब कि स्टेट की बात करें तो जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज है यहाँ पे कितना, 33,506 करोड़ रुपीज़ हैं, जितना ये ड्यूज है सेंटर के ऊपर स्टेट का. ठीक है, तो इसको भी क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा. तो यहाँ पे ये दो चीज़ें कही गई हैं. तो देखते हैं हम व्हाट इज जीएसटी काउंसिल. पहले हम इसके बारे में समझते हैं. इसको आप जीएस पेपर 3 से आप अपने लिंक कर सकते हैं इकोनॉमी सेक्शन में. ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल क्या है, ये देखिए हम 122nd जो अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर क्या आया था, हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम आई थी. ठीक है, ये बिल पास हुआ था हमारा पार्लियामेंट में 2016 में. मोर देन 15 इंडियन स्टेट्स देन रेटिफाई इट देयर स्टेट असेंबलीज आफ्टर विच इज प्रेसिडेंट गेव हिज असेट. इसको जो हमारे 15 स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया था, रेटिफाई किया था. उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जी ने इन्हें असेट मिला था. अब हम जीएसटी के बारे में देखें तो जीएसटी काउंसिल क्या है, एक जॉइंट फोरम है ऑफ द स्टेट एंड सेंटर. जीएसटी काउंसिल के बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्या है, एक जॉइंट फोरम है जिसमें स्टेट और सेंटर एक साथ आते हैं. इसको सेटअप किया गया था बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1 ऑफ द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, तो अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1 इसके अंडर क्या किया गया है, जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया गया है. तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. मेंबर्स की बात करें कि हमारे जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, तो चेयरपर्सन हमारी कौन होती है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर.
ठीक है। अदर मिनिस्टर्स, अदर मेंबर में हम देखें तो स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, है ना, स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और जो हर स्टेट है वो क्या कर सकता है, अपने मिनिस्टर इन चार्ज जो फाइनेंस और टैक्सेशन में जो भी उनके मिनिस्टर चार्ज में होते हैं उनको वो एज अ मेंबर यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, फंक्शन क्या है, फंक्शन की बात करें हम जीएसटी काउंसिल के फंक्शन की, तो काउंसिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279 इज meant टू मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन द इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं तो उसमें क्या करती है जो काउंसिल होती है ये रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी लॉज कैसे होना चाहिए, हमारा टैक्स का जो स्लैब है, जीएसटी टैक्स स्लैब से कितना % किस चीज़ में, किस आइटम में कितना टैक्स इम्पोज करना है, किस में कितना इम्पोज नहीं करना है। तो ये जितने भी मतलब टैक्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो कौन देखता है, हमारा ये जीएसटी काउंसिल। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसकी डिमांड जो है बहुत दिनों से चली आ रही है कि आप कीजिए कि यहाँ पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। नाउ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल इज द second appeal forum under GST for any dissatisfactory order passed by the first appellate authorities। यहाँ पर पहले हमारी जो फर्स्ट appellate authority है, अगर इसके कारण यहाँ पर कोई भी डिससेटिस्फैक्शन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ये सेकंड अपील ऑफ बॉडी होगी। ठीक है, द नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो द फर्स्ट कॉमन फोरम टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पर अगर सेंटर और स्टेट के बीच में, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएसटी जो है वो यहाँ पर ये एक सेंटर की तरफ से यहाँ पे लगाया जा रहा है, स्टेट्स भी क्या करती है यहाँ पे इम्पोज करती है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या हो सकता है, हमें यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो सबसे पहले इसको कौन रिजॉल्व करता है, नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये हमारी फर्स्ट कॉमन फोरम है जहाँ पर इशूज़ को सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी इशू होता है उसको रिजॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू आते हैं तो अब ये जो इश्यूज होंगे वो कहाँ जाएंगे, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें भी सेम पावर है, जैसे कि एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है तो सेम पावर यहाँ पर हमारे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास होगी। सेक्शन 109 ऑफ द जीएसटी एक्ट मैंडेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल किस सेक्शन के अंडर बनाया जा रहा है, तो हमारा जीएसटी जो एक्ट है वो क्या मैंडेट करता है कि जीएसटी एक्ट में सेक्शन 109 है, सेक्शन 109 वो क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तमिलनाडु मूव सुप्रीम कोर्ट सीज नीट वॉलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म। अब यहाँ पर तमिलनाडु क्या है, मूव गए सुप्रीम कोर्ट में और वो ये कह रहे हैं कि जो नीट है, जो ये नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल कॉलेजेस के लिए यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्या कर रहा है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म उसको यहाँ पर वॉलेट कर रहा है। क्यों, अब देखिए क्या होता है कि अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, जो ये नीट का एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर क्लियर करना होगा, है ना। तो अगर आपको किसी भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये नीट का एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो इसी के चलते यहाँ पे जो तमिलनाडु है वो उन्होंने कहा कि जो ये नीट का एग्ज़ाम है वो मतलब क्या है, एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है ना, इसमें ये क्या है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। तो ये क्या कर रहा है, जो फेडरलिज्म है हमारा, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म उसको यहाँ पे वॉलेट कर रहा है। अभी कैसे वॉलेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे बात की जाती है इक्वालिटी की, ठीक है ना, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर नीट के थ्रू क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को यहाँ पे इसमें नीट में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो आपको किसी भी प्राइवेट या मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे सीट अलॉट होगी। अब ये यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो नीट का ये जो एग्ज़ाम है वो क्या कर रहा है, जो फेडरलिज्म जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे ये वॉलेट कर रहा है। देखिए, हम नीट के एग्ज़ाम में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी की जो कैपेबिलिटी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब इसमें हमें ये मार्क्स के किस बच्चे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा अंडर आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है ये इसको भी यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। और जो हमारा फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक
नीड है वो भी क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे जो हमारा फेडरलिज्म है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ नीड इज ऑल्सो वायलेटिव टू द फेडरल स्ट्रक्चर एज इट टेक्स अवे द पावर ऑफ द स्टेट टू एडमिट स्टूडेंट टू द गवर्नमेंट सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज। अब ये देखिए ये किस तरीके से वॉयलेशन कर रहा है कि जो नीट का है, नीट का जब से आया तो वो क्या कर रहा है कि स्टेट्स के यहाँ पे जो पावर है उसको उन्होंने क्या कर लिया है, एक तरीके से छिन गई है। ठीक है ना, स्टेट को अगर कितनी सीट, किस बच्चे को कितनी सीट्स यहाँ पे अलॉट करनी है, कैसे अलॉट करनी है, तो ये जो स्टेट की जो पावर थी वो कैसे हो गई, वो छिन गई है किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन देने की। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो क्या है, वॉल्यूशन है किसका, फेडरलिज्म का। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था। पहला क्या, आर्टिकल 14, यहाँ पे आर्टिकल 14 को और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसको वॉलेट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सैंक्शंस हिट रशिया प्रपोजेस मैन्युफैक्चर टू इट्स सिविल जेट इन इंडिया। आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इस वॉर के कारण यहाँ पर जो यूएस है और जो यूरोपियन हमारी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या करके रखा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं। अब इस सैंक्शंस के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है रशिया में, अब रशिया ने इसी सैंक्शंस के कारण इंडिया को क्या किया है, प्रपोज किया है कि वो क्या करेंगे, अपना उनका जो सिविल जेट है ना, उनका जो सिविल जेट है उसको यहाँ पर इंडिया में क्या किया जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ये एक प्रपोजल अभी सामने रखा गया है। अब ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है या नहीं इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। तो देखिए इसमें क्या क्या, सैंक्शन हिट रशिया विच इज गोइंग टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन अ बिग वे हैज प्रपोज टू मैन्युफैक्चरिंग इट्स सुखोई सबजेट सिविल एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर रशिया ने क्या किया है, रशिया ने अपना जो सुखोई सुपर जेट सिविल एयरक्राफ्ट है तो उसे प्रपोज किया कि वो क्या करे, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो कहाँ हो, इंडिया में हो। ओके, तो ये जो सुपर जेट है वो 100 सीटर सुपर जेट है। ठीक है, इसमें सुपर जेट 100 इसका नाम है, इसमें 100 सीट सिविल एयरक्राफ्ट है जिसको यहाँ पे सुखोई जो कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब ये यहाँ पे प्रपोजल है इंडिया के पास आया है कि क्या किया जाएगा, ये जो सिविल जेट है रशिया का उसको कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाए, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये आप कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, जो रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस की यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है, रशिया और इंडिया के रिलेशन में हम इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब और दूसरी यहाँ पे क्या बात है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सारे कंपोनेंट्स होंगे जो और टेक्नोलॉजी होगी वो कहाँ की होगी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी होगी, बाहर की होगी, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, इंडिया में होगी। तो ये हमारे लिए मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 12 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंटर क्वारंटीन इन कूनो नेशनल पार्क। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से हमारा क्या है, एक एग्रीमेंट था जिसमें हम 10 से 12 जो चीताज हैं वो हर साल यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है जो चीताज हैं वो हम इंडिया से 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, है ना। जो चीता है वो 1952 में इंडिया से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब इन चीतास को फिर से यहाँ पे क्या किया गया है, इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने यहाँ पे देखा था कि नाम्बिया से 8 चीतास को लाया गया था। अब फिर से यहाँ पे साउथ अफ्रीका से क्या हुआ है, 12 चीतास को यहाँ पे लाया गया है। इसमें से अगर हम देखें तो ये जो 12 चीताज हैं इसमें से 5 या 6 जो है फीमेल हैं और अदर जो है वो 7 जो है वो मेल चीताज हैं और 5 जो है वो फीमेल चीताज हैं। तो इनको अभी क्या कहाँ रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आप ये मैप देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। ये एमपी है, कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। तो यहाँ पर देखिए कूनो पालपुर सेंचुरी, तो यहाँ यहीं पर क्या है, इन चीताज को रखा गया। चीता के बारे में देख लें तो ये क्या है, ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज। जो कैट स्पीशीज होती है उसकी सबसे पुरानी कह सकते हैं स्पीशीज है ये। ठीक है ना, ये 8.5 मिलियन ईयर्स इनका हम एंसेस्टर्स देखें तो इसको हम अगर ट्रेस करने जाए तो ये 8.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ चीताज इज जस्ट 7,500 इंडिविजुअल ग्लोबली। पूरे दुनिया भर में देखें तो कितने हैं, 7,500 जो चीताज हैं अभी इनका ये नंबर है। IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो ये वल्नरेबल की कैटेगरीज में आते हैं। एशियाटिक चीताज एंड द नदर्न नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीताज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो हमारे एशियाटिक चीताज हैं और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीताज हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीशीज में आते हैं। यहाँ पे जो 90% चीताज हैं उन्होंने अपना हैबिटाट लॉस कर दिया है। इसका रीजन क्या है,
ये जो एंथ्रोपोजेनिक हमारी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, इसके कारण यहाँ पे 90% ऑफ चीताज ने अपना जो ग्लोबल हैबिटाट है उसको यहाँ पे लॉस किया है। ओके, तो आपको आई होप चीता के रिलेटेड सारी यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोडोडेंड्रॉन्स, कार्पेट, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। अब देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस की बात करें तो ये क्या है, 1/3 ऑफ दी यहाँ पे बहुत मतलब कि वेरियस टाइप्स की यहाँ पे स्पीशीज पाई जाती है रोडोडेंड्रॉन्स की, मेनली कहाँ पर, दार्जिलिंग एंड सिक्किम पे। तो ये जो रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में देखते हैं तो ये क्या है, देखिए, रोडोडेंड्रॉन इज अ लार्ज जीन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड इज फाउंड मेनली इन ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस एंड नीलगिरीज। सम प्लांट्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स आर एवरग्रीन एंड सम आर डेसिडियस इन नेचर। तो यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन की बात करें तो ये क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये मेनली यहाँ पे इंडिकेटर स्पीशीज है ना, ये क्या है, एक इंडिकेटर स्पीशीज है जो कि क्या बताती है कि क्लाइमेट चेंज है ना, इंडिकेट करती है कि किस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो देखिए, ये मेनली कहाँ पाई जाती है, जो हमारा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अल्पाइन सर्फ्स, रोडोडेंड्रॉन्स रेंज फ्रॉम ड्वार्फ shrubs to large trees. The cold, moist slope and deep valleys of the eastern Himalayas form the conducive habitat of the luxuriant growth of the rhododendron species and rich diversity of northern east states. तो नदर्न ईस्टर्न स्टेट में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है और हिमालय से, वहाँ पर मेनली ये रोडोडेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए, ये इस तरीके के होते हैं, ये पिंक भी होते हैं, ये वाइट भी होते हैं, और इसकी बहुत मतलब वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ है जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या है कि ये जो फ्लावर का एक साइकिल होता है, मेनली ये मार्च टू जून चलती है, मतलब कि जो फ्लावर है ब्लूम कब होते हैं, मार्च टू मई और जून तक ये ब्लूम होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये इंडिकेटर की तरह काम करती है। यहाँ पर ये पाया गया, एक रिपोर्ट आई गई है, तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जनवरी में ही क्या है, ये फ्लावर ब्लूम करने लगे, है ना, ये फ्लावर मतलब खिलने लगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये जब थोड़ा वेदर जो हमारा क्लाइमेट होता है वार्म होता है, तब ये फ्लावर क्या होते हैं, ब्लूम करते हैं, थोड़ा खिलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो फ्लावर की साइकिलिंग होती है, वो क्या रिवील करती है, क्लाइमेट चेंज को, ठीक है ना। तो मतलब ये इंडिकेटर स्पीशीज है, मेनली ये कहाँ पाया जा रहा है, देखिए हमने देख लिया कहाँ, दार्जिलिंग के जो सिक्किम है और हिमालय रीजन में रोडोडेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है, जिस आप सभी को पता है कि यूपीएससी आजकल बुक्स के बारे में बहुत पूछने लग गया है ना, जैसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। अभी ये न्यूज़ यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए एक बुक है इसमें कि इसकी जो फर्स्ट स्पीशीज़ थी रोडोडेंड्रॉन्स की नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में, इसको यहाँ पे मिस्टर माओ ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना, फर्स्ट स्पीशीज उन्होंने ढूंढी थी, उन्होंने इसको अपनी बुक द रोडोडेंड्रॉन्स ऑफ सिक्किम हिमालयस। तो आप इस बुक का नाम यहाँ पे याद रखिए, 1848 में ये बुक आई थी, जिसमें कौन सी बुक थी, द रोडोडेंड्रॉन्स ऑफ सिक्किम हिमालयस। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जो रोडोडेंड्रॉन्स है उसके बारे में पूरी चीज़ें लिखी थी। अब इनका मेन पर्पज़ ये था कि अगर इन फ्यूचर कोई भी इस बुक को पढ़ेगा, रीड करेगा, तो वो क्या होगा, एक जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ पे जानेगा, और ये जो फ्लावर्स है, ये जो स्पीशीज़ है फ्लावर की, उसके बारे में उनको यहाँ पर पता चलेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वाई इन्वायरमेंटल सर्विलियंस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा इज वाइटल। अभी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी किसकी, H5N1 वायरस की। ये क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, एक एवियन वायरस है, जिसके कारण यहाँ ये मेनली किसको हो रहा है, हमारे बर्ड्स को, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हमें बर्ड्स की यहाँ पे डेथ देखने को मिल रही। अब ये जो वायरस है ये क्या हो रहा है, स्पेल ऑफ हो रहा है कहाँ पर, ये मैमल्स में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी बर्ड जो है किसी मैमल के कांटेक्ट में आज आती है, तो यहाँ पे वो जो वायरस है क्या हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इंडिया के बारे में देखें तो बर्ड इन्फेक्टेड विद एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस शेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वायरस इन देयर फीसेस एज वेल एज इन देयर सलाइवा एंड नेसल सिक्रीशन अबाउट अ वीक। अब यहाँ पे एक सर्विलियंस किया गया है, एक्टिव सर्विलियंस ऑफ पोल्ट्री इमेजिटी में। इंडिया को क्या माना जाता है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, येट पोल्ट्री बर्ड्स आर नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फ्लू। अब देखिए ये फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, आप सभी को पता है ना, बहुत ही वाइडली ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। बट यहाँ भी अब देखिए इंडिया क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एग प्रोड्यूसर हो रहा है वर्ल्ड का। बट यहाँ पर अभी भी जो हमारी पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको यहाँ पे इस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये हमारे लिए क्या है, एक चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है कि
अगर हम इतनी तेज़ी से यहाँ पे एग प्रोड्यूसर बन रहा है वर्ल्ड का, तो हमारी जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको यहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर हमें इसका जो पेंडेमिक है, ये जो H5N1 वायरस है, इसका पेंडेमिक यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो इसमें इतना ही कि हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि हमारी जितनी भी बर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या करें, वैक्सीनेट करें, ताकि इससे क्या हो, अब हमें ये पता है कि ये मैमल्स में भी स्प्रेड हो रहा है, ये स्पिल ऑफ हो रहा है कहाँ, बर्ड से मैमल्स में। तो यहाँ पे जो चांसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इफेक्टिव मेजर्स लेकर चलने होंगे ताकि हम इस वायरस को यहाँ पर रोक सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पोलियो की। इज देयर अ नीड फॉर एक्स्ट्रा डोज ऑफ पोलियो? नाउ व्हाई द वेस्ट बंगाल इंट्रोड्यूस एन एडिशनल डोज ऑफ द पोलियो वैक्सीन अंडर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम चल रहा है, इसका नाम है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंडर वेस्ट बंगाल ने क्या किया है कि पोलियो की यहाँ पे एक्स्ट्रा वैक्सीन, मतलब कि एक्स्ट्रा डोजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब देखिए, पोलियो के बारे में अगर हम देखें तो पोलियो क्या है, एक ऐसा वायरस है, पोलियो क्या है, एक ऐसी डिसीज़ है, मेनली बच्चों में होती है ना। स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं उनको होती है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। तो पोलियो क्या करता है, जो पोलियो वायरस होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसके एक होता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। 3 टाइप्स के होते हैं। अभी पोलियो वायरस क्या करता है, डायरेक्टली हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है ना, उसको यहाँ पे क्या करता है, इन्वेड करता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डीएक्टिवेट हो जाती हैं। और जब नर्व सेल्स हमारी डीएक्टिवेट हो जाती हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो मूवमेंट करना यहाँ पर बंद कर देती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी नर्व सेल्स है वो ही यहाँ पर क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई, तो हमारी मसल्स कैसे मूव करेंगी, उनको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब मसल्स यहाँ पे मूव करना बंद कर देती हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस। क्या होता है यहाँ पर, पैरालिसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या है, ये किसके अगेंस्ट होता है, पोलियो वायरस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली 3 टाइप्स की पोलियो वायरस हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो पैरालिसिस होता है, तो इसमें एक रिपोर्ट आई थी इंडियन पोलियो लर्निंग एक्सचेंज, इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि 5 to 10% जो डेथ हो रही है वो पोलियो वायरस के कारण हो रही है। क्योंकि जो हमारा ब्रीदिंग मसल्स हैं, हमारी जो ब्रीदिंग मसल्स है, लंग्स हैं, वो क्या हो जाती है, इमोबिलाइज हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं करती, जिसके कारण यहाँ पे हम मतलब कि घुटन के कारण हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो वायरस था एक टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था यहाँ। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में पोलियो एक वैक्सीन भी लाई गई। ठीक है, जो अल्बर्ट सैबिन है उन्होंने एक लाइव पोलियो वैक्सीन को यहाँ पे बनाया। लाइव पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, जो पोलियो को लाइव वायरस होता है उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब वो वायरस जो होता है थोड़ा वीक होता है, मतलब वो हमारी बॉडी मतलब कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जब हमने इस वायरस को यहाँ पे हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया तो इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उस वायरस के अगेंस्ट यहाँ पे क्या होती है, इम्यूनाइज हो जाती है। अब यहाँ पर जब ये वायरस आया तो इंडिया में बहुत सारे जो नेशंस हैं, हमारे पूरी दुनिया भर में बहुत सारे कैंपेन्स लाए गए कि हम क्या करें, मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन लाया गया। ठीक है, इंडिया में भी ये कैंपेन को यहाँ पे कैरी किया गया ताकि हम जो ये पोलियो है इससे यहाँ पर बच सकें। ठीक है, इसको पूरी तरीके से यहाँ से हटा सकें। अब इंडिया में देखें कि इंडिया ने किस तरीके से ये जो पोलियो फ्री स्टेटस है वो कैसे अचीव किया। तो इन 2012 द WHO रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एंडेमिक कंट्रीज। ठीक है, तो पोलियो से जो एंडेमिक कंट्रीज की जो लिस्ट थी उसमें से इंडिया को यहाँ को 2012 में रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब इंडिया ने क्या क्या किया कि देखो, सीन एज मैसिव अचीवमेंट्स इन पब्लिक हेल्थ द campaign began years ago while Rotary International launched its polio eradication campaign Polio Plus in 1985. It was 1986 that they provided 2.6 million grants to Tamil Nadu for पायलट पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाए गए पोलियो के अगेंस्ट, जिससे क्या हो सके, हम इस पोलियो को क्या कर सके, रोक सके। तो ये वेरियस यहाँ पे कैंपेन चलाया गया। मेनली तमिलनाडु को यहाँ पे 2.6 मिलियन का ग्रांट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, 1986 में। और जो भी हमारे अदर स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स को यहाँ पर अगर छोटे मोटे भी केसेस हो रहे थे तो यहाँ पे जो कैंपेन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर चलाया गया, जिसके कारण से हम यहाँ पे पोलियो की जो ये बीमारी है उससे यहाँ पर रोक सकें। अब देखिए, पोलियो यहाँ पे जो पोलियो का वैक्सीन है, आप सभी को पता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको पोलियो की दवा पिलाने के लिए जाते हैं। तो पहले क्या होता है, ओरल इंजेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें हम पोलियो की दवा यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे को देते हैं। अब यहाँ पर कुछ केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं पोलियो से।
क्या पोलियो के यहाँ पे हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं। कहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली न्यूयॉर्क में इसके कुछ केसेस देखने को मिले, जेरूसलम में यहाँ पे कुछ केसेस यहाँ पे देखने को मिले। क्यों देखने को मिले? कोविड-19 के कारण यहाँ पर क्या हुआ, कोविड-19 जब आया तो यहाँ आप सभी को पता है लार्ज स्केल में यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। अब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कुछ लोग यहाँ पे डर रहे थे वैक्सीन लेने से, ठीक है, कुछ लोग क्या थे यहाँ पे डर रहे थे वैक्सीन लेने से, तो वो उन्होंने ना तो कोविड-19 की वैक्सीन ली, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो ये पोलियो और जो अदर डिसीज की मतलब हम यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे थे उसको भी उन्होंने क्या किया, मना कर दिया लेने से, जिसके कारण यहाँ पर हमें कुछ केसेस देखने को मिले पोलियो से। अभी देखिए पोलियो वायरस स्प्रेड कैसे होता है, तो पोलियो वायरस ऐसा स्प्रेड होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी बच्चे को ये बच्चा है, इसका नाम है ए, ठीक है, इसको यहाँ पे पोलियो है। अब अगर कोई भी पर्सन इस बच्चे के फीसिस में, इस बच्चे के जो फीसिस होते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाता है ना, उससे मतलब कैसे भी कांटेक्ट में आ जाता है, तो उस पर्सन को क्या हो सकता है, यहाँ पे पोलियो हो सकता है। और ये जो मतलब जो केसेस आए हैं, इसी तरीके के केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं न्यूयॉर्क और जेरूसलम में। तो यहाँ पे जो पर्सन पोलियो जिसको हुआ है, यहाँ पर ये आया है कि वो पर्सन यहाँ पे वैक्सीनेटेड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये देखने को मिल रहा है कि मतलब कि कोविड-19 के कारण यहाँ पे जो पोलियो की वैक्सीन है उसको भी यहाँ पे नकारा गया है, जिसके कारण हमें यहाँ पे थोड़े केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में इंडिया को एक आध दो केसेस वैसे जनरली देखने को मिलते हैं, अदरवाइज हमें इंडिया में जो इंडिया है उससे ये जो पोलियो है पूरी तरीके से यहाँ पे हट चुका है। बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान, सिर्फ ये दो स्टेट्स हैं जहाँ से अभी भी क्या है, पोलियो की जो बीमारी है उसमें खतरनाक है, मतलब कि अभी भी ये खत्म पूरी तरीके से नहीं हुई, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोलियो समझ में आया होगा, व्हाट इज पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज आइज एंड ईयर ऑन द चाइनाज बॉर्डर। इंडिया की जो आंखें हैं और कान है इस टाइम पे कहाँ है, चाइना बॉर्डर पे। अब यहाँ पर इसी के चलते हमने अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने क्या प्रूव किया कि वो क्या करेंगे, 7 न्यू बटालियंस ऑफ इंडियन जो हमारी ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, उसको यहाँ पे डिप्लॉय करेगी। तो यहाँ पे 9,000 तक, मतलब कि 9K तक जो हमारे पुलिस पर्सनल्स होंगे उनको डिप्लॉय किया जाएगा, कहाँ, चाइना बॉर्डर में। अब देखिए हम इनके बारे में देखते हैं। ITBP क्या है, ये कब बना था, 1962 में, ठीक है। 1962 में जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तब ये ITBP को यहाँ पे गठित किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इट हैज़ बीन डिप्लॉयड 176 बॉर्डर आउटपोस्ट फ्रॉम द काराकोरम पास इन द नॉर्थ वेस्ट टू जैक्चाला इन द अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर ये कितने ज़्यादा डिप्लॉयड है, मतलब कि जो हमारा काराकोरम पास है नॉर्थ वेस्ट में हमारा जो काराकोरम पार्क है और अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ पे 176 जो बॉर्डर से हमारे बॉर्डर के आउटपोस्ट है वहाँ पर इनको क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। ये कब बने थे, 1962 में। इनका हम काम देखें तो इसको फिर ITBP को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया गया था 1978 में, ठीक है ना, जिसमें कि जो 9 सर्विसेज है, 9 सर्विस बटालियन इंक्रीज किया गया था, 4 स्पेशलाइज्ड बटालियन को यहाँ पे और 2 ट्रेनिंग सेंटर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। 1992 में देखिए तो 1992 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था क्या, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना है कि 1992 में क्या किया था पार्लियामेंट ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट को यहाँ पर इनेक्ट किया था। ITBP के बारे में देखिए तो इनका काम क्या है, ये देखिए क्या है, हिमालयस वगैरह है ना, तो ये हिली एरियाज़ की पुलिस है। तो ये मेनली जो पेट्रोलिंग को यहाँ पे कंडक्ट करती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म की जो पेट्रोलिंग होती है, स्पेशल मिशन जो होते हैं वहाँ पर ITBP होती है। और जो हमारी जॉइंट पेट्रोल्स ऑफ डोमिनेट अननेम्ड गैप अलोंग द चाइना बॉर्डर जैसे हमारा LAC है वो अच्छे से क्या है, डिमार्केटेड नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, हम जो हमारी नॉर्मल आर्मी है उसको यहाँ पर नहीं भेजते। हमारी जो आर्मी है वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको नहीं भेजते। अब LAC क्या है, ये एक्चुअल डिमार्केटेड नहीं है, मतलब किसकी लाइन कहाँ से है ना, तो वहाँ पर फेंसिंग है और उसका पूरा तरीके से डिमार्केशन भी नहीं है। तो ये जो ITBP है ना, जो हमारी ये पुलिस फोर्स है वो क्या करती है, जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है ये क्या करती है, जो LAC में जो पेट्रोलिंग होती है तो इसका मेन जो काम होता है कौन करता है, ITBP करती है। यहाँ पर उन्होंने इसके अलावा ये जब भी कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, डिजास्टर की बात करें तो सबसे पहले कौन जाता है यहाँ पर, ITBP ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर
डिजास्टर की बात करें, कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ भी क्या है, सबसे पहले कौन जाता है, आईटीबीपी ही उनको रेस्क्यू करने के लिए जाती है। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि केदारनाथ में यहाँ पे बहुत सारे हमको क्या देखने को मिला था, डिजास्टर आया था। देखिए, तो आईटीबीपी इज ऑल्सो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर नेचुरल डिजास्टर इन हिमालयस इन 2021 आफ्टर द फ्लैश फ्लड वॉश्ड अवे 2 हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट, द ऋषि गंगा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड एनटीपीसीज तपोवन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 2 हाइड्रो, जब एक बहुत हिमालय में एक फ्लड आया था तो उसमें 2 जो हमारे हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट थे वो क्या हो गए थे, बह गए थे, जिसके कारण जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो किसने चलाया था, सबसे पहले आईटीबीपी ही पहुंची थी। उन्होंने यहाँ पे 12 जो वर्कर्स थे उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया था। ठीक है, तो आईटीबीपी का यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी फंक्शनल यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो पहले तो पेट्रोलिंग का काम, ठीक है, वॉर टाइम में इन्होंने बहुत, इवन इंडिया और जब पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1919 का जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें भी इन्होंने हमारा जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, 1965 में जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो उसमें भी क्या थे, हमारी इन्हीं जो आईटीबीपी थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे योगदान दिया था। तो यहाँ पे मेनली हमारा क्या आ रहा है कि जो हमारी कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने क्या अप्रूव किया कि वो क्या करेंगे, F7 न्यू बटालियंस को यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। कहाँ, चाइना जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर, ताकि जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारी मॉनिटरिंग हो उसको और ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव बना सकें। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।